दोस्तों तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास 9th का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं जो केमिस्ट्री पार्ट का है। ठीक है, साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का है, यानी रसायन विज्ञान, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कि आप लोग का एग्जाम है 5 मई से। ठीक है, जो एग्जाम होने वाला है, जो टोटल मार्क्स कितना का होगा, 40 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितना का होगा, 40 मार्क्स का, जिसमें से 13 मार्क्स का इससे पिछले वाले वीडियो में मैं कवर करवा दिया था। ठीक है, आज फिर से 13 मार्क्स के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, पूरे अच्छे से समझ में आने वाला है। और इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से 13 मार्क्स आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग कभी जल्दी से सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, है ना। व्यूज़ आता है लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा कम है, तो सबसे पहले उसको भी कीजिए, लाइक भी साथ में कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गैसों में विसरण, इस पहले आप लोग को समझना होगा ना ये विसरण होता क्या है। ठीक है, ये विसरण क्या होता है, तो विसरण कहने का मतलब जब दो पदार्थ आपस में स्वतः मिल जाते हैं, इसको बिना मिलाए पे, ठीक है, स्वतः मिल जाते हैं, उसी को हम लोग विसरण कहते हैं। तो गैसों का विसरण यानी कि इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इत्र का जो भी सुगंध होता है ये हवा में ऑटोमेटिक फैल जाता है, ना कि इसको हम लोग फैलाते हैं। जैसे कि माँ अगर पूजा कर रही है पूजा रूम में, ठीक है, तो हम लोग किचन में भी है तो वहाँ पे भी इसका सुगंध आ जाता है। होता है या नहीं होता है, होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से द्रव अवस्था में कौन सा निश्चित है। तो द्रव अवस्था में कौन सा निश्चित होता है, आकार, वेग, घनत्व या आयतन। तो दोस्तों जब द्रव अवस्था में होगे तो आयतन उसका निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। अगर 1 गिलास पानी है तो वो 1 ही गिलास होगा, ना कि वो 2 गिलास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में से द्रव में कौन से अनिश्चित होती है। मान लो कोई द्रव है, ठीक है, पानी है, तो उसका घनत्व तो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। कैसे होता है, अगर उसको हम गिलास में डालते हैं तो गिलास जैसा बन जाता है, अगर उसको हम बोतल में डालते हैं तो वो बोतल के जैसा हो जाता है। तो ये आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, ये निश्चित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होता है। तो दोस्तों जो गैस अवस्था में होता है उस समय अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो दोस्तों इसका जो होगा कम, सबसे ऊर्जा कम, ठीक है, किस अवस्था में, तो वो ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, तीसरा है गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। तो एक ठोस, द्रव या गैस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि ठोस में जो कण होते हैं बहुत सटा सटा होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। द्रव में कुछ मीडियम में होता है, ठीक है, लेकिन गैस में होते हैं वो दूर दूर होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। कहने का मतलब कि ये गैस हो गया, ये द्रव हो गया, ये ठोस हो गया। तो किसमें कणों की अधिकतम गति होगी बताइए, जो दूर दूर होगा उसका। तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, गैस क्या हो जाएगा, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 2 का है, इसका सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ है स्नेह। स्नेह यानी कि प्यार, मोहब्बत, ठीक है, जो अपने माँ अपने बच्चों से करती है उसे स्नेह कहते हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ है क्या, नहीं है। गंध पदार्थ है, नहीं है। घृणा, हेट, क्या पदार्थ है, नहीं है। वायु, ये हम लोग का पदार्थ है, तो ये हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा पदार्थ है। तो गंध नहीं है, गंध है क्या, नहीं है। ठंडा नहीं है, महसूस फीलिंग है ना। प्रेम, ये भी नहीं है। ठंडा पेय, देखिए ये होता है ठंडा पेय, यानी कि जो भी कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं ना, थम्स अप वगैरह, ये सब, तो ये सब क्या है, हम लोग का पदार्थ है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ है। तो कुर्सी, विचार, शीत या गंध। तो दोस्तों कुर्सी सिंपल सी बात है, पदार्थ है ये, है ना। कुर्सी क्या है, वस्तु है, पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो हवा, हवा तो पदार्थ है ना, ठीक है। जल भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, लेकिन स्नेह जो प्यार मोहब्बत होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध है। ऑप्शन है द्रव, ठोस, गैस या बीईसी। तो दूध क्या है, द्रव है ना, क्या है, द्रव है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के कणों के बीच जो होते हैं आकर्षण बल बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि वो दूर दूर होता है, इसका जो खिंचाव बल होता है वो बहुत कम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, गर्म करने पर गैसों का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों गर्म, अगर हम गैस को गर्म करेंगे तो इसका आयतन जो होता है बढ़ता है ना। क्या है आयतन, मतलब कि अगर थोड़ा सा गैस है तो
मतलब कि इतना, अभी तो इतना जगह ले रहा है, बाद में इतना जगह लेने लगेगा, है ना। तो ये क्या होता है, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 3 का है, जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक कितना है। तो दोस्तों जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों, ये होता है 373 केल्विन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बर्फ़ का गलनांक क्या है। तो बर्फ़ का गलनांक जो है हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस, क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्फ़ का गलनांक होता है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या था हम लोग का, बर्फ़ का गलनांक। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक यहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस बताएं, ठीक है। यहाँ पे भी बर्फ़ का गलनांक ही पूछ रहा है, तो ये 273 केल्विन क्यों हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन जो होते हैं बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा। ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है, ठीक है। तो बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन में अगर बोला तो 273, और सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, बर्फ़ का जल का घनत्व समान होता है, बर्फ़ जल से हल्का होता है, या बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बर्फ़ जल से हल्का होता है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं, 273 केल्विन का तापक्रम बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, केल्विन से हमको सेल्सियस में चेंज करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर केल्विन से सेल्सियस में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो लेस करेंगे 273, कितना करेंगे, 273 को लेस करेंगे, और सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो प्लस करेंगे 273। अब बोलेंगे इसका ट्रिक क्या है सर याद करने का, एक बार बता दीजिए। तो याद रखिएगा, बताओ यहाँ पे के बड़ा है या सी बड़ा है, तो के बड़ा है। अब के से सी की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो क्या है, घटा रहे हैं, मतलब कि के से सी की तरफ आ रहे हैं, ABCD वाला ध्यान दीजिए। तो के से सी की तरफ आ रहे हैं मतलब कि घट रहा है, तो घटा देंगे 273, है ना। और सी से के की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 273 को प्लस कर देंगे, क्योंकि सी से बड़ा है के और हम बड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। चलिए तो ये ट्रिक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 273 केल्विन तापक्रम बराबर है, तो कितना के बराबर है 273 केल्विन, तो 200 बोल रहा है ना, 200 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे 273, है ना, क्योंकि ये सेल्सियस में हम लोग ले आ रहे हैं, के से सी की तरफ जा रहे हैं, तो लेस करेंगे तो कितना बचेगा 73, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा 73 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, पहला मैं समझाने में लेट हो गया। चलो 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, देखो हम लोग के से सी की तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 300 को कितना से लेस करेंगे, 273, बस एक ही अंक याद रखना है 273, तो ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 573 केल्विन तापक्रम के बराबर है, देखो फिर के से सी की तरफ जाना है हम लोग को, ठीक है, तो घटाएंगे, तो 573 है, उसमें से लेस करेंगे 273, तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो देखो सी से किधर जाना है हमको, के की तरफ जाना है, तो देखो बढ़ रहे हैं ना, तो 273 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ 10 को प्लस करेंगे 273 से, तो कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, 283, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 283, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेज नंबर 4 का है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। तो हम बताए अभी दोस्तों कि जो भी गैस में जो इत्र होता है या कोई भी सेंट होता है, ठीक है, वो दूर तक फैल जाता है, क्यों, तो ये विसरण के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों ये होगा ठोस अवस्था में, जो जल होगा ना ठोस होगा, यानी बर्फ होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा है कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम, ठीक है। कप की अपेक्षा प्लेट में जो होता है चाय का तापमान कितना क्या होता है, कम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी हम लोग क्या बताए थे, बर्फ ठोस, है ना, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे अगर जल को कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, किस में हो जाएगा, गैस में। तो ध्यान रखिए दोस्तों 0 डिग्री रहा है तो बर्फ, क्या बोले, बर्फ, और 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये हो जाएगा हम लोग का द्रव, ठीक है, जो यानी पानी, और जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये क्या होगा ना, गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि भाप, है ना, गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे 250 का बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिक है ये गैसीय अवस्था में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस से द्रव में चेंज होना ये संघनन होता है, ठीक है, गैस से
किस में चेंज होना, द्रव में। तो ये किस में होता है बताइए, संघनन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होना या गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज होना, ये हम लोग का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग का जो भी कपूर हम लोग घर में रखते हैं अचानक गायब हो जाता है, बताइए ठोस होता है वो, है ना, लेकिन गायब हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है? ठीक है, पानी से भाप बन गया, क्या होगा, वाष्पन। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? अभी हम तीनों चीज यहाँ पे लिख के बताए थे, है ना, 0 पे ठोस, 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव, पानी, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पेज 5 का है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो अभी बताए थे, तीनों चीज बता दिया, तो इसका वाष्प आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब वाष्प संघनित होता है तो, वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? या उष्मा अवशोषित करती है, या उष्मा उत्सर्जित करती है, या उष्मा, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका ताप घट जाता है जब वाष्प संघनित होता है, यानी पानी बनता है वाष्प से। ठीक है, तब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदायक होता है? तो सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, घड़ा में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है, जिससे हल्का हल्का पानी क्या होता है, यहाँ वाष्पित होते रहता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, ये घड़ा का जो पानी होता है वो ठंडा होता है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इस पेज नंबर 6 का है। ताप का इसाई मात्रक क्या है? तो केल्विन है, ध्यान रखिएगा, ताप का इसाई मात्रक क्या है, केल्विन है। चलिए आगे आते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो किलो जूल केजी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से सबसे अधिक संपीडीय कौन है? संपीडन मतलब सिंपल से समझिए ना, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे रुई को कितना दबा सकते हैं, इतना छोटा हो जाता है ना रुई को दबाते हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा किसमें संपीडन होता है? यानी रबड़ भी एक मान लो, ठीक है, रबड़ को भी हम लोग, या बलून मान लो ना, बलून को अगर दबाते संपीडन कर सकते हैं, तो ठोस को कर पाएंगे बताओ? तो नहीं कर पाएंगे। द्रव को बहुत कम करेंगे, गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा संपीडन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हम लोग का गैस जो सिलेंडर घर में आता है, ठीक है, जो घर में जो सिलेंडर आता है उसमें बहुत सारा गैस भरा होता है, लेकिन एक संपीडन करके भरा होता है, मतलब कि उसको दबाव करके भरा जाता है। ठीक है, एक बार उसको खोल देंगे तो सब सारा इधर उधर फैल जाएगा, है ना, तो उसको संपीडन करके किया जाता है। तो सबसे अधिक जो संपीडन होता है वो गैस से अवस्था में, क्योंकि उसके कण दूर दूर होते हैं, उसी को सटा दिया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 जूल, 4.18 जूल, या फिर 0.24, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.18 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो 335 किलो जूल केजी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 335 किलो जूल केजी, या 2260 किलो जूल केजी, या फिर 322 किलो जूल केजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2260 किलो जूल केजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन तीव्रतर विस्तृत होता है? कौन मतलब तीव्रतर मतलब जल्दी, है ना, कौन जल्दी विस्तृत होता है? तो ठोस, द्रव या गैस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस, है ना, क्योंकि गैस बहुत जल्दी फैल जाता है, बहुत जल्दी विस्तृत हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ हो जाता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पता है हम लोग को दोस्तों, जल। ठीक है, जल क्या होता है? तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में, है ना। ठोस को बर्फ बना दिया तो ठोस, द्रव पानी जो हो गया, गैस हम लोग का जो भाप बन गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुबल प्रबलतम होता है? तो किस में होता है? ये ठोस में होता है। इसका पहले वाले भी ये क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 7 का है। निम्न में से सबसे कम घनत्व किस में होता है? तो सबसे कम घनत्व सबसे कम किस में होता है? तो रुई में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए आगे आते हैं। वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर पर ही पठन बतलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 डिग्री जो फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस उस समय जब होता है, तो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट में पूछा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और सेल्सियस में पूछा तो 37 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट, एफ में रहा तब। और अगर सेल्सियस में पूछा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बुखार लग जाएगा, है ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है कितना होता है? सेल्सियस में पूछा तो अभी हम जस्ट बताएं 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। एक
डिग्री सेल्सियस 1 फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? बड़ा होती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा जो हम लोग समोसा वगैरह में डालते हैं ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? ठीक है, NH4 2SO4 या फिर NH4SO4 2, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का ये सूत्र होता है NH4 2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र है दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड डायरेक्ट नहीं तो Mg2Cl या फिर MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र है MgCl2, याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, कहाँ है देखो, CaCO3, तो ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग को दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड FeO2 या FeO या Fe3O4 या फिर Fe2O3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का ये सूत्र होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या है दोस्तों? ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? H2S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या है? ठीक है, तो HCl कहीं दिख रहा है? हाँ, HCl दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में ही, ठीक है, HCl ये अम्ल होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Na2O, कहाँ पे दिख रहा है? Na होगा या Na2O होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। ये सूत्र आप लोग सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? पेज नंबर 9 का है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलो ये सब जितना भी हम फॉर्मूला बता रहे हैं एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, अच्छे से जगह पे लिख लीजिएगा, नोट डाउन करके, और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र क्या होगा दोस्तों? ठीक है, CCl CCl2 CCl3 CCl4, तो टेट्रा क्लोराइड जब भी बोला कार्बन का, ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 CCl4 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र हो जाएगा दोस्तों Na2S, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जो हो जाएगा Al2O3, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, Al2O3, ठीक है, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये जितना भी फार्मूला है, फार्मूला एक जगह नोट डाउन करके एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा AlCl3, ठीक है, AlCl3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए जल में उपस्थित तत्वों के नाम क्या क्या है ना, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर 1 में है, तो राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, पेज नंबर 10 का है। बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व के नाम क्या है? बुझा हुआ चूना में तो उपस्थित तत्व कौन कौन से उसमें तत्व होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीजन होता है, या कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, या सिर्फ कैल्शियम होता है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है? दोस्तों तो बुझा हुआ चूना जो होता है उसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों चीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से सोडियम का तत्व का प्रतीक क्या है? तो सोडियम क्या बोलते हैं? Na, जो 11 नंबर पे हम लोग है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। Na किस तत्व के संकेत है? तो सोडियम का है, वही सवाल उल्टा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S में अणु कितने परमाणु विद्यमान है? ठीक है, H2S में, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो हाइड्रोजन का कितना है जी? 2 है, और सल्फाइड का कितना है? 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो 3 परमाणु तत्व इसमें विद्यमान है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है? PO4, ठीक है, इसमें कितने परमाणु विद्यमान है? ठीक है, तो P का 1 और ऑक्सीजन का 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पदार्थ के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने अणु उपस्थित होते हैं? ठीक है, पदार्थ के 1 ग्राम आणविक में, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की हम लोग कैसे लिखते हैं? O2 है ना, तो ये हम लोग का राइट कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 11 का है। नीचे दिए गए चित्र पदार्थ किस अवस्था के कणों में दिखाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सटा सटा कण लग रहा है ना, सटा सटा, तो ये कौन सा है? और सब
ये तो हम लोग का किस में है, तो ठोस में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए यानी, है ना। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर ही मिलती है, इस पदार्थ के किस गुण के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर दिया, पदार्थ के कण बहुत छोटे, पदार्थ के कण के बीच स्थान रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, इसीलिए क्या होता है, हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जो भी सुगंध होता है वो सब चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की में विसरण की गति तेज होती है, तो किस में होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें से गैस कौन सा दिख रहा है, तो ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस उसके गलनांक पर द्रव को बदलने में जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में, देखिए कहाँ से, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी ठोस से सीधा किस में चेंज हो रहा है, गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में, तो क्या कहते हैं इसको, अभी जस्ट हम इससे पहले बताए थे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको, तो ऊर्ध्वपातन ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। उस समय बताए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो क्वथनांक से कम मात्रा पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन, द्रव से वाष्प में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, तो 273 केल्विन। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन में लगभग हम बता दिए थे इसको, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 12 नंबर पे इसका है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है, इसका क्या अर्थ है। तो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है, या ऑक्सीजन के परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग का 16 गुना भारी है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है, जो भी द्रव्यमान वो कार्बन की तुलना करके निकालते हैं, ठीक है, किससे, कार्बन से तुलना करके, और 1/12वें भाग का से हम लोग गुना करके इसका निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किसी भी यौगिक के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के गुण को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु, क्या हो जाएगा, अणु, ठीक है। ये सूक्ष्मतम कण स्वतंत्र रूप में रहता है, देखिए, हालांकि दोस्तों जो पदार्थ के सबसे छोटा इकाई होता है ना, परमाणु होता है, लेकिन अगर बात करें परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनता है, लेकिन बात करें स्वतंत्र रूप से कौन रहता है, तो ये अणु रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है, ठीक है, चतुर परमाणु यानी 4 इसका परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CaCO3 NH3, देखो हाँ यहाँ पे तो मिल गया जी, N कितना है 1 है, और H कितना है 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम जल को मोल में बदलें, ठीक है। तो सबसे पहले जल का सूत्र क्या होता है, H2, सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं ना, अनुभार निकालते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और प्लस ऑक्सीजन कितना का द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो 2 और 1 2 2 1 2 और 16 कितना हो गया, 18, ठीक है। इसका अनुभार इतना निकल गया। अब हम लोग को मोल का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा अनुभार, ठीक है, अनुभार ये फॉर्मूला होता है इसका। तो द्रव्यमान कितना है जी इसमें बताइए, 36 है, ठीक है, 36 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और अनुभार भी हम लोग निकाले 18, तो 18 तो नहीं 36, 2 यूनिट हम लोग का क्या निकल गया, मोल निकल गया, ठीक है, 2 मोल निकल गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका दिख रहा है, तो इसका 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, N2, ठीक है, और इसका अनुभार पहले निकाल रहे हैं ना, तो ये इसका कितना होता है, 14 होता है, और कितना है, 2 से है, तो 14 दूनी 28, 28 हमको अनुभार निकल गया, कितना निकल गया, 28 हमारा अनुभार निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को 5 मोल पहले से दे दें। मोल का फॉर्मूला क्या होता है जी, द्रव्यमान बटा अनुभार, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मोल हम लोग का पहले से दिया हुआ है 5 मोल, और द्रव्यमान हम लोग का नहीं दिया हुआ है, इसी को तो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, द्रव्यमान, और अनुभार दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ अनुभार हम लोग का निकाले, जस्ट 28 निकाले हम लोग, ठीक है। अब ये 28 सीधा जाके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 इंटू कितना हो जाएगा, 28, तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान, 28 को 5 से इंटू करेंगे तो 140 यूनिट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, 140, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन बिंदु
द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और न विनाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, कि ये अविभाज्य होते हैं, मतलब कि ये बढ़ता नहीं है और यह न निर्मित होता है न ये विनाश होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले करवा दिए थे। ठीक है, कि ये कार्बन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये उसका 1/12वें भाग का गुना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरबत बनाते समय चीनी पानी मिलाने से पानी और चीनी मिल जाती है, यह पदार्थ के किस गुण के कारण होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ चिकन या एक दूसरे को आकर्षित करते उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसीलिए क्या होता है, चीनी और पानी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। विचार, शीत, शीतल पेय, स्नेह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, शीतल पेय, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह होता है ना, वो सब हम लोग का क्या होता है, पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो विसरण कहलाता है, मतलब ऑटोमेटिक मिलना दो पदार्थों का, तो वो हम लोग का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगर घनत्व का परिभाषा पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि जो लेफ्ट साइड होगा उतना राइट साइड होगा, तो ये हम लोग का क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपात सदैव स्थिर होता है। ठीक है, 1 और 8 हमेशा याद रखिएगा, और यह किस कारण से होता है, तो स्थिर अनुपात का नियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, नैनोमीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे है परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। तो द्रव्यमान, जब भी द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं तो किस में लिखते हैं, लास्ट में यू लिखते हैं, तो यूनिट में निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे पेज नंबर 14 का है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होगा। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O है, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 × 2, तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना है जी, ऑक्सीजन का इधर 16 है, तो 2 और 16 अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये हटाइए, 16 2 1 और कितना हो जाएगा 8 है ना, 1 दूनी 2 और 8 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें राइट, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जल का अणु में जो होता है जैसे कि H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन का अणु कितना होता है 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 1, तो हमेशा कितना होता है 2:1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है ClO, ठीक है, ClO, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कैल्शियम का जो होता है ना ये द्रव्यमान वो होता है 20, ठीक है, और ऑक्सीजन का तो हम लोग को पता है 16, 20 नहीं 20, ये Cl2 इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम का, ठीक है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा इसका, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात निकालना है, तो फॉर्मूला होता है Cl कैल्शियम ऑक्साइड ClO, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि इस कैल्शियम का अनुभार कितना होता है, मतलब कि इसका द्रव्यमान तो 40 होता है, कितना होता है कैल्शियम का 40, और ऑक्सीजन का कितना होता है जी 16, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाता है 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16, तो 5:2 इसका हो जाएगा, तो राइट, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भार कितना होगा। तो देखिए दोस्तों अमोनिया का सूत्र होता है NH3, क्या होता है NH3, और इसमें क्या पूछ रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भार का अनुपात, ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 1 है, 1, और कितना है इसका भार कितना होता है 14 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 × 3, तो कितना हो जाएगा 14:3, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, तो राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होगा, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है जी 12 होता है इसका अनुभार, मतलब कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान आप लोग को याद करना होगा, ये चीज़ याद रखिए, और ये भी नहीं पता है तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, यानी कि जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, उसी का डबल होता है लगभग, ठीक है, हमेशा नहीं होता। ऑक्सीजन कितना है जी यहाँ पे 16 होता है, और कितना ऑक्सीजन है 2 है, तो कितना हो जाएगा 12:16 दूनी 32, ठीक है। अगर इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग 6 से काटे, नहीं 6 से नहीं काटो, 4 से काटो, 4 × 12 और 4 × 8 = 32, तो 3:8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है जी 3:8, देखो तो जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु में रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो भी ये तत्व है हम लोग का आर्गन, ठीक है, आर्गन जो होता है ये मुक्त रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, ठीक है। तो बहुपरमाणुक यानी कि बहुत सारे परमाणु, ठीक है। तो ये हम लोग का सल्फर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 15 का है, किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण और स्वतंत्र रूप में रह सकता है, क्या कहलाता है। तो स्वतंत्र रूप में रहना कौन सा पदार्थ, परमाणु या अणु, जल्दी से बताओ। तो अणु है ना, बताए थे हम। अणु क्या है कि ये स्वतंत्र रूप में रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जल की परमाणुकता कितनी है, तो जल की परमाणुकता H2O, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। परमाणुकता अलग होता है, द्रव्यमान अलग, ठीक है। कहीं कहीं 16 यूज़ करते हैं, तो आप लोग उसमें गड़बड़ाइएगा मत। आगे, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। तो देखिए, अमोनिया का है या कार्बन डाइऑक्साइड का। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, याद रखिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, और जल का H2O। तो किसका हम लोग का परमाणुकता 5 है। तो इसमें 3 और 1 4, तो ये तो कट गया, है ना। और इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 1 और 2 3 हो गया, तो ये भी कट गया। यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 हो गया इधर, ये दोनों का 2 हो गया, और ये इधर 3, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र सबसे पहले जानना होगा, क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन का कितना होता है जी 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, सबको जोड़ दो, है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, तो 16 होता है, और इंटू 3 है ना। तो 14 और 1 15 इधर, और इधर कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 48 और 15 कितना है, 8 5 13, और 6 4 1 5 और 1 6 63। तो 63 हम लोग का कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और इससे अगर इसको आप लोग कंप्लीट कर लिए, तो यहाँ से आप लोग 13 मार्क्स आप लोग को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और अगर इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।